हेलो स्टूडेंट। साइंस सेकेंड का 7वां चैप्टर पहचान सूक्ष्मजीव विज्ञान का अगला टॉपिक है सूक्ष्म जैविक प्रदूषण नियंत्रण। स्टार्ट में ही बताया गया था सूक्ष्म जैविकों के उपयोग के दो पहलू होते हैं। पहला एक उत्पादन। उत्पादन में बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ा। अब है पर्यावरण व्यवस्थापन। पर्यावरण व्यवस्थापन में पहला टॉपिक है सूक्ष्म जैविक प्रदूषण नियंत्रण। आप जानते हो कि संसार की जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है। बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ कचरा भी बढ़ता ही जा रहा है। ठोस कचरा, निष्कासित जल और बहुत से जैविक विभिन्न तरह के प्रदूषक जो है वह बढ़ते ही जा रहे हैं। अब प्रदूषण बढ़ रहा है, हवा प्रदूषित हो रही है, जल प्रदूषित हो रहा है और भूमि प्रदूषित हो रही है इन कचरों के कारण। तो इसके कारण रोग फैलने वाले जीवाणुओं का भी प्रसार हो रहा है और पर्यावरण को भी क्या हो रहा है, नुकसान पहुंच रहा है। यानी ये सभी वैश्विक समस्या है। विश्व में सभी लोगों को इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण कचरा बढ़ रहा है, शहरीकरण के कारण निष्कासित जल यानी गंदा पानी बहुत बढ़ रहा है और बहुत से विभिन्न प्रदूषक बढ़ रहे हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के रोगों के फैलने की समस्या बढ़ रही है। पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, पर्यावरण का क्षय हो रहा है। ये सभी वैश्विक समस्याएं हैं। भारत जैसे देश जहां पर जनसंख्या बहुत अत्यधिक है, वहां के शहर इन समस्याओं से, प्रदूषण की समस्या से अधिक ग्रसित है। अगर प्रदूषण की समस्या का हल सही समय पर नहीं निकाला गया तो सजीव सृष्टि के लिए बहुत नुकसान पड़ सकता है, खासकर हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए। तो यानी पर्यावरण के प्रदूषण को आपको क्या करना पड़ेगा, नियंत्रित करना पड़ेगा, प्रदूषण को कम करना पड़ेगा। तो आगे यही हमको पढ़ना है कि पर्यावरण के प्रदूषण के नियंत्रण में उपयोगी सूक्ष्म जीव कैसे योगदान करते हैं। आप जानते हैं पर्यावरण का व्यवस्थापन करने के लिए बायोगैस संयंत्र बनाया जाता है, कंपोस्ट खाद बनाई जाती है। ये सभी क्या है, सूक्ष्मजीवों की सहायता से ही किए जाते हैं। सूक्ष्मजीव बायोगैस, इसके पहले आपने पढ़ा कि बायोगैस संयंत्र में सूक्ष्मजीव होता है, उसके द्वारा गैस का निर्माण किया जाता है जो ईंधन के काम में आती है। तो बायोगैस में किसका उपयोग किया जाता है, कचरे का ही उपयोग किया जाता है। कंपोस्ट खाद में सूक्ष्मजीवों का उपयोग करके उसको कार्बनिक पदार्थों को सड़ाकर खाद बनाई जाती है। तो उसमें किसका उपयोग किया जाता है, सूक्ष्मजीवों का ही उपयोग किया जा सकता है। तो गांव का कचरा तो कंपोस्ट खाद, बायोगैस संयंत्र का उपयोग करके गांव के कचरे को तो थोड़ा बहुत व्यवस्थापित किया जा सकता है। लेकिन शहरों में निकलने वाला, शहरों की जनसंख्या बहुत अधिक है, शहरों में कई टन कचरा निकलता है, इसलिए उसका निपटारा बहुत मुश्किल होता है। तो उसका निपटारा कैसे कैसे किया जा सकता है। आप जानते हैं कि आपकी गवर्नमेंट बोलती है कि आप घरों में का गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग करो। गीला कचरा अलग करो, सूखा कचरा अलग करो। फिर बाद में वो कचरे को अलग अलग जगह पर क्या किया जाता है, व्यवस्थापित किया जाता है। अब आपकी बुक में क्वेश्चन पूछा ही है कि घरों में गीला और सूखा कचरा करने के लिए अलग अलग क्यों कहा जाता है, वर्गीकृत किए कचरे का बाद में क्या किया जाता है, और सूखे कचरे के निपटाने के लिए कौन सी उचित पद्धति होती है, उसके बारे में बताइए। तो गीला और आप जानते हो कि गीला कचरा जो होता है उसमें कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उसका विघटन बहुत जल्दी हो जाता है।
उसका विघटन करके उससे कंपोस्ट खाद बनाई जा सकती है। लेकिन जो सूखा कचरा होता है उसका विघटन जल्दी नहीं हो पाता है, तो गीले कचरे के साथ सूखा कचरा अगर मिक्स होगा तो कंपोस्ट खाद कैसे बनाई जा सकती है। इसलिए आपको बोला जाता है कि गीला कचरा अलग रखिए। गीला कचरा मतलब जैसे आपके सब्जियों के कचरे, वनस्पतियों का कचरा, ये सभी गीला कचरा होता है। खाना, बचा हुआ खाना जो आप लोग फेंकते हो, सब गीला कचरा होता है। तो इसको विघटन करके कंपोस्ट खाद बनाई जाती है। लेकिन सूखे कचरा को अलग करने से आप उसको रद्दी वाले को दे सकते हो, बेच सकते हो, लेकिन उसका व्यवस्थापन अलग ढंग से होता है। महानगर पालिका की गाड़ी आती है, देखो सूखे कचरे की अलग और गीले कचरे की अलग ही आती है। तो जो सूखा गीला कचरा होता है उससे खाद बनाई जाती है, और जो गीला कचरा होता है उसका सूखा कचरा होता है उसका जो बहुत सारे जो धातु के पदार्थ होते हैं उनका पुनर्उपयोग किया जा सकता है। और जिनका पुनर्उपयोग नहीं किया जा सकता और उसको भूमिगरण पद्धति द्वारा जमीन में गाड़ दिया जाता है। सूखे कचरे का निपटारण कैसे किया, मैंने आपको बताया कि या तो उसका पुनर्चक्रीकरण यानी उससे फिर से कोई नई वस्तुएं बनाई जाती है, या उसका फिर से उपयोग किया जाता है, या तो सूखे कचरे को कहीं भूमि में व्यवस्थापित कर दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है, अगर उसका हम लोग पुनर्उपयोग जब नहीं कर पाते। तो सूखे कचरे को व्यवस्थापित किया जाता है भूमिगरण पद्धति से। कचरे के व्यवस्थापन की एक पद्धति आपको दिया है भूमि भरण स्तर, लैंड फिलिंग। भूमि भरण में ज्यादा करके जो विघटनशील कचरे यानी गीले कचरे हैं उसका आपको इस बुक में बताया है कि शहरों में जो विघटनशील कचरा इकट्ठा होता है, जो गीला कचरा इकट्ठा होता है, उसको किस पद्धति द्वारा व्यवस्थापित किया जाता है। तो शहरों से जो निकलने वाला कचरा है, शहर की बस्तियों से दूर खुली जगह पर एक बड़ा गड्ढा खोदा जाता है। उस गड्ढे में प्लास्टिक का अस्तर डाला जाता है। प्लास्टिक का अस्तर क्यों डाला जाता है? क्योंकि उस गीले कचरे में अशुद्धियाँ रहती हैं। अगर अशुद्धियों में कुछ विषैले पदार्थ है तो मिट्टी में मिलेंगे, तो मिट्टी क्या होगी? प्रदूषित होगी। इसलिए मिट्टी से उनका संपर्क न हो, इसलिए प्लास्टिक का परत गड्ढे में डाली जाती है। फिर उसमें दाब देकर जो आपका गीला कचरा विघटनशील देना संपीडित किया हुआ कचरा उसके अंदर गड्ढे में डाला जाता है। फिर उस कचरे के ऊपर मिट्टी, लकड़ी के भूसे, हरे कचरे की परत चढ़ाई जाती है। कुछ जगहों में तो उसमें विघटन करने वाले बायोरिएक्टर्स, जीवाणु मिलाए जाते हैं। कचरा और मिट्टी और ये जो सूक्ष्म जीव, ये जो जब एक साथ मिलते हैं तो उस जो भूमि में जो आपने कचरा जब भरा है उसका क्या होता है? विघटन शुरू हो जाता है। अब गड्ढा पूरा भरने के बाद आप क्या करते हो? उसके ऊपर मिट्टी का लेप लगाकर उस गड्ढे को बंद कर दिया जाता है। कुछ हफ्तों के बाद उस गड्ढे में जो कचरा है उसका विघटन होकर उससे विस्तृत खाद बन जाती है। इस खाद को निकाल कर उसका इस्तेमाल किया जाता है खेती के कार्यों में, और वो गड्ढा खाली हो जाता है तो फिर से भूमिगरण के लिए वो उपयोग में लाया जा सकता है। इस तरह घरेलू जो विघटनशील कचरा है शहरों का, उसका व्यवस्थापन किया जाता है। अब घरों के गंदा पानी का व्यवस्थापन कैसे किया जाता है? गांव के प्रत्येक घर में गंदा जो पानी निकलता है वो तो बायोगैस संयंत्र में छोड़ दिया जाता है। तो गांव का जो गंदा पानी उसका तो व्यवस्थापन हो जाता है, या खेती में लोग छोड़ देते हैं तो वहां पर जमीन में उसका उपयोग हो जाता है। लेकिन बड़े शहरों में जो गंदा जल इकट्ठा होता है, वो गंदे जल में इतना ज़्यादा गंदा जल होता है बड़े शहरों का कि बहुत सारे उसमें सूक्ष्मजीव निर्मित हो जाते हैं। तो वो ऐसा गंदा पानी आगे जाएगा तो बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं। इसलिए गंदे जल का व्यवस्थापन करना बहुत जरूरी है। गंदे जल को इकट्ठा होने वाला जो गंदा जल है उसको शुद्ध जैविक प्रक्रिया करके शुद्ध करके ही बाहर भेजना चाहिए। तो गंदे जल को कैसे प्रक्रिया की जाती है? गंदे जल में जो यौगिक है, खराब विषैले पदार्थ, उसका विघटन करने वाले, उसी प्रकार गंदे जल में जो विषाणु है, जिससे रोग होता है, कालरा के विषाणु, दस्त के विषाणु, विषम जल,
ये विषाणु जीवाणु जो नष्ट हो जाए, तो ऐसे जीवाणु उस गंदे जल में मिलाए जाते हैं। सूक्ष्मजीव, अब देखो, अब सूक्ष्मजीव द्वारा गंदे जल का विघटन किया जाता है। गंदे जल में ऐसे सूक्ष्मजीव मिलाए जाते हैं जो गंदे जल के यौगिकों का विघटन कर सके, कालरा, दस्त, विषम ज्वर जैसे जीवाणुओं को नष्ट कर सके। तो गंदे जल में स्थित जब जिन जीवाणुओं द्वारा कार्बनिक पदार्थ का विघटन होता है, तो मीथेन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाती है। वह गंदा जल जब साफ हो जाता है, जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, तब उसको बाहर छोड़ा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे के सूक्ष्मजीव है जिसके द्वारा गंदे जल पे प्रक्रिया करके गंदे जल को क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। इस उदाहरण के लिए एक नाम दिया है फिनोल ऑक्सीडाइजिंग जीवाणु। ये गंदे जल में जो मानव निर्मित रसायन है, उन रसायनों का क्या करता है, विघटन करके जल को क्या करता है, जल में स्थित जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। तो इस विघटन की क्रिया द्वारा जो गंदे जल में जो तल में बने पदार्थ है, उसका खाद के रूप में उपयोग हो जाता है। अब जो ऊपर जो पानी बचा है शुभ जैविक क्रियाओं के द्वारा बने वाला, उसको बाद वो पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित होता है, उसको बाहर छोड़ा जाता है। अब आता है आपकी बुक में अगला हेडिंग दिया है स्वच्छ तकनीक, क्लीन टेक्नोलॉजी। देखो, मनुष्य ने, आपकी बुक में दिया कि मनुष्य ने तकनीक में बहुत प्रगति की है, लेकिन पर्यावरण का प्रदूषण भी उसी तरह तेजी से बढ़ रहा है। वायु का प्रदूषण हो रहा है, भू का प्रदूषण होता है, जल का प्रदूषण हो रहा है। तो यह जो मानव की क्रियाओं द्वारा ही हो रहा है, मानव की क्रिया द्वारा ही जल में बहुत सारे रसायन छोड़े जाते हैं, हवा में बहुत सारे रसायन छोड़े जाते हैं, जिसके कारण प्रदूषण हो रहा है। तो मानव द्वारा निर्मित रसायनों को नष्ट करने की क्षमता कुछ सूक्ष्मजीवों में होती है। तो उनका उपयोग करके जो रसायन है, रसायन के अंदर हाइड्रोकार्बन से और अन्य रसायनों का उनको दूसरे पदार्थों में क्या किया जाता है, रूपांतरित किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए ईंधन में गंधक होता है, तो कुछ जीव सूक्ष्मजीव ईंधन में स्थित गंधक को निकाल, गंधक से प्रदूषण होता है, तो कुछ सूक्ष्मजीव जो होते हैं ईंधन में स्थित गंधक को निकाल देते हैं। जो आपको, जहां से आपको धातुएं प्राप्त होती है, निम्न दर्जे के अयस्क है, तांबा, लोहा, अल्युमिनियम जैसे धातुओं का वातावरण में समावेश होता है। कुछ जीवाणु जैसे थायोबैसिलस है, सेफलोलोबस जीवाणु की सहायता से इन धातुओं का जो पर्यावरण में, धातु के टुकड़े जो पर्यावरण में समावेश होते हैं, उसका रूपांतर दूसरे पदार्थों में किया जा सकता है। इस तरह आपने देखा होगा कि समुद्र में एक देश से दूसरे देश में तेल आता है, तेल के टैंक आते हैं, पेट्रोलियम रसायन आता है। कभी कभी दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है या जहाजों से रिसाव हो जाता है, तो पूरा तेल समुद्र में फैल जाता है, तो पूरा पेट्रोलियम का रिसाव होकर पूरे पानी के ऊपर उसकी परत चली जाती है। अब पानी की परत जमा होने से पानी के अंदर जो जीव सृष्टि है उसके लिए बहुत घातक होता है। पानी के अंदर जीव सृष्टि को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तेल के विषैले पदार्थों से उसको नुकसान होता है। अब इस पानी को किसी भी पद्धति द्वारा वहां से निकाला, किसी भी यांत्रिक पद्धति द्वारा उसको समुद्र में से पानी को दूर नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ ऐसे जीवाणु हैं जो तेल में स्थित रसायनों को नष्ट करके उसको खत्म कर देते, उसका विघटन कर देते, जिससे उससे तेल की परत हट जाती है। कौन से जीवाणु? एल्कोनिरेक्स, क्या है? एल्कोनिरेक्स, बारक्यूनेमेंस, स्यूडोमोनास। अल्कोनिरेक्स, बारक्यूमेंसिस, स्यूडोमोनास। एल्कोनिरेक्स, बारक्यूमेंसिस, स्यूडोमोनास। ये जीवाणु जो है रसायन में जो पेरिडीन्स है और रसायनों को उनमें नष्ट करने की क्षमता पाई जाती है। तो इन जीवाणुओं के समूह को जब उस तेल की परत पे डाला जाता है, तो ये जीवाणु उस तेल की परत को क्या कर सकते हैं? नष्ट कर सकते हैं। इन जीवाणुओं का जो समूह का जो उपयोग किया जाता है, एल्कोनिरेक्स, बारक्यूमेंसिस और स्यूडोमोनास, इन जीवाणुओं के समूह को हम कहते हैं हाइड्रोक्लास्टिक बैक्टीरिया, HCB, हाइड्रोक्लास्टिक
हाइड्रोकार्बोनोक्लास्टिक बैक्टीरिया, हाइड्रोकार्बोनोक्लास्टिक बैक्टीरिया कहा जाता है। एच शॉर्ट में कहते हैं HCB, हाइड्रोकार्बोनोक्लास्टिक बैक्टीरिया HCB। HCB तेल की परत का अपघटन कर देते हैं, करके उसमें से स्थित कार्बन का ऑक्सीजन से सहयोग करवा देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बन जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में मुक्त हो जाती है, पानी तो समुद्र में रहता है। इस तरह उस पर तेल, समुद्र पर से तेल की परत को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। आप जानते हैं प्लास्टिक की बोतलें पॉलीइथिलीन टेट्राथैलेट पॉलिस्टर रसायन से बनी होती है, PET। प्लास्टिक की जो बोतलें होती है किससे बनी, कौन से रसायन से बनी होती हैं, PET। PET का फुल फॉर्म पॉलीइथिलीन टेरेथैलेट पॉलिस्टर, इन रसायनों से बनी होती है। आजकल जो शहर में प्लास्टिक की थैलियों का, प्लास्टिक की बोतलों का अत्यधिक उपयोग होता है, और प्लास्टिक के कचरे का विघटन भी, तो यानी प्लास्टिक का कचरा शहरों में अधिक होता है, तो प्लास्टिक का विघटन भी जल्दी नहीं होता है। तो प्लास्टिक का कचरा अगर ढेर हो जाता है तो वह सजीव सृष्टि के लिए नुकसान है, प्राणियों के नुकसान है, जानवरों के लिए नुकसानदेह है, आपके लिए भी नुकसानदेह है। तो कुछ ऐसे जीवाणुओं की प्रजातियां होती जो प्लास्टिक का भी विघटन कर सकती हैं, PET का विघटन कर सकती। कौन सा, आइडोनेला साइक्नोसिस, आइडोनेला साइक्नोसिस विब्रियो प्रजाति PET का क्या करता है, विघटन करता है। आइडोनेला साइक्नोसिस विब्रियो प्रजाति जो है ये पॉलीइथिलीन टेरेथैलेट पॉलिस्टर का क्या कर सकती है, विघटन कर सकती है। उसी प्रकार कचरे में स्थित रबर का भी विघटन करने वाले कुछ जीवाणु में क्षमता पाई जाती है। जैसे कौन से जीवाणु, एक्टिनोमाइसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस, नार्केडिया, एक्टिनोप्लेसेंस। ये कवक प्रजातियां की कुछ जातियां हैं जीवाणुओं की जो कचरे में स्थित रबर का भी क्या कर सकते हैं, विघटन कर सकते हैं। तो इन पदार्थों का उपयोग कचरे में स्थित प्लास्टिक और रबर का विघटन करने के लिए किया जाता है। प्लास्टिक यानी PET का विघटन कौन कर सकता है, आइडोनेला साइक्नोसिस विब्रियो प्रजाति के जीवाणु जो है। रबर का विघटन कौन सा कर सकता है, एक्टिनोमाइसिस, माइसेटिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस, नार्किडिया, एक्टिनोप्लेसेस। ये जीवाणु जो है, इस प्रजाति के जीवाणु जो है रबर का नष्ट कर सकते हैं। तो इस तरह कचरे, प्लास्टिक और रबर के कचरे को खत्म किया जा सकता है। कारखानों से बहुत सारे रासायनिक, बहुत सारी अम्लीय पदार्थ, बहुत सारे अम्ल बाहर निकलते हैं, या अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक वर्षा आती है। तो यह कारखानों से निकलने वाले अम्ल जो हैं, इनके कारण जो आसपास की इमारतें हैं, आसपास की प्रतियां, पुलें हैं, या अम्लीय वर्षा के कारण जो सल्फ्यूरिक अम्ल पानी में आता है, उसकी वजह से इन इमारतों को नुकसान पहुंचता है। जो पुलों में जो छड़ लगी होती है उसको नुकसान पहुंचता है। तो यह भी एक प्रदूषण का भाग है। तो कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो अम्ल का भी विघटन करके जमीन को शुद्ध कर सकते हैं। कुछ जीवाणुओं का नाम दिया आपको, एसिडोबैसिलस फेरोऑक्सीडेंस, एसिडोबैसिलस फेरोऑक्सीडेंस, एसिडिफिलियम प्रजाति के कुछ जीवाणु होते हैं जो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग अपनी ऊर्जा के लिए करते हैं। वो सल्फ्यूरिक अम्ल खाते हैं तभी उनकी बॉडी को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। उनके लिए सल्फ्यूरिक अम्ल ऊर्जा का स्रोत है। तो ऐसे जीवाणु जो है भूमि में अगर रहे तो भूमि जो अम्लीय वर्षा के कारण जो सल्फ्यूरिक अम्ल भूमि में आता है, वह भूमि में स्थित अम्ल को यह जो जीवाणु है एसिडोबैसिलस फेरोऑक्सीडेंस और एसिडिफिलियम प्रजाति जो है, उनको खाकर भूमि को, प्रदूषण को क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, भूमि को साफ कर सकते हैं। परमाणु ऊर्जा के केंद्रों में बहुत सारे जो है उत्सर्जित किरणों उत्सर्जक पदार्थ, परमाणु क्रिया द्वारा बहुत सारे उत्सर्जक पदार्थ बाहर निकलते हैं। विद्युत विलेपन की क्रिया भी होती है बहुत से कारखानों में, एक धातु की दूसरी धातु पर परत चढ़ाने के लिए। उसमें भी यूरेनियम के जैसे जो है किरणों उत्सर्जित करने वाले उत्सर्जित पदार्थ जो है बाहर निकलते हैं। उसमें यूरेनियम के घुलनशील लवण पाए जाते हैं जिससे
हमारी बॉडी को, हमारे जीन्स को, जनकों को, वनस्पतियों प्राणियों को के जनकों को नुकसान पहुंचता है। तो जल में से यूरेनियम के जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए एक जीवाणु का उपयोग किया जाता है, जियोबैक्टर जीवाणु। जियोबैक्टर जीवाणु जल में स्थित यूरेनियम के घुलनशील लवणों को अघुलनशील लवणों में रूपांतरित कर, जो यूरेनियम के जो घुलनशील लवण पानी में जो घुले रहते हैं, वह क्या करता है, जियोबैक्टर जीवाणु यूरेनियम के घुलनशील लवणों को क्या कर देता है, अघुलनशील बना देता है, जिससे वह उसको पानी से अलग किया जा सकता है। अब शुद्ध जैविक की और खेती, शुद्ध जैविक पदार्थों का, शुद्धजीव पदार्थों का खेती में भी बहुत सारा उपयोग होता है। खेती में एक तरह से आप तो समझे गए होंगे, खाद बनाने में भी, कंपोस्ट खाद उस तरह खेती में उपयोग होता है। फसलों में भी किण्वन की प्रक्रिया द्वारा कुछ सूक्ष्मजीवों के टीके लगाए जाते हैं। बीज की जब बुआई होती है, बुआई के पहले इन टीकों का, इन सूक्ष्मजीवी, इन पोषक टीकों का बीजों पर क्या कहता है, फुहारा किया जाता है। कुछ तो बीजों में मिलाए जाते हैं या उनके ऊपर फुहारा किया जाता है। तो ये जो टीके जो होते हैं, जब बीज में से वनस्पतियां उगती हैं, तो इन वनस्पतियों को ऐसे पोषक पदार्थों की आपूर्ति करते हैं जिससे उनको वृद्धि करने में सहायता होती है, और जो उनको नुकसान पहुंचाने वाले जीवाणु हैं उनसे उनको लड़ने की क्षमता प्राप्त होती है। तो इस तरह किण्वन की क्रिया द्वारा वनस्पतियों के लिए सूक्ष्म जीवों द्वारा टीके बनाए जाते हैं, जिससे उनकी वृद्धि अच्छी हो सके, उनके पोषक द्रव्यों की पूर्ति आसानी से हो जाए, तो वृद्धि कर सके या रोगों से लड़ सके। तो बुआई के पहले उन बीजों में इन सूक्ष्मजीवों को टीकों को मिलाया जाता है, या फुहारा इन टीकों का डाला जाता है, जिससे टीका में स्थित सूक्ष्मजीव उन वनस्पतियों को पोषक द्रव्यों की पूर्ति करता है, उनकी वृद्धि में सहायता करता है। जैविक खेती के समय कृत्रिम नाइट्रोजन एजोटोबैक्टर भी कुछ द्रव्यों को मिलाया जाता है। देखो, वनस्पतियों को नाइट्रोजन जमीन से मिलता है, तो नाइट्रोजन अत्यधिक मात्रा में जमीन से मिले, इसलिए जमीन में कुछ ऐसे सूक्ष्मजीव मिलाए जाते हैं। कौन से? नाइट्रोजिनेज और एजोटोबैक्टर, कुछ जीवाणु जो मिलाए जाते हैं वनस्पतियों में, खास करके जहाँ पर फली वाली वनस्पतियाँ उगाई जाती हैं, ये भी यानी जो दलहन है, जो आप दाल वाली जो वनस्पतियां, उनको फली वाली फल, उसकी गांठों में एजोटोबैक्टर, राइजोबियम जैसे जीवाणु जाकर इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे नाइट्रोजन को भूमि में लेकर आने में मदद करते हैं, जिससे वनस्पतियों को नाइट्रोजन मिलता है। अब खेती करने के लिए आजकल रासायनिक खादों का उपयोग किया जाता है। रासायनिक खादों के कारण भूमि का प्रदूषण होता है। रासायनिक जंतुनाशक, कीटनाशकों का उपयोग करने से फ्लोरोसिड माइट जैसे रासायनिक द्रव मिट्टी में मिलते हैं, जिससे जमीन का भी प्रदूषण होता है, पानी का भी प्रदूषण होता है। ये जो पदार्थ होते हैं वनस्पतियों और जानवरों के लिए, सबके लिए घातक होते हैं। तो ऐसी खादों का उपयोग किया जाता है सूक्ष्मजीवों का उपयोग करके, जैसे कंपोस्ट खाद है और केचुआ खाद है, ये सभी का उपयोग करके खाद बनाई जाती है सूक्ष्मजीवों का उपयोग करके, जिससे प्रदूषण भी नहीं होता है। और जैविक कीटनाशक भी बनाए जाते हैं जीवाणुओं का उपयोग करके, जैसे रासायनिक कीटनाशकों की जगह जैविक कीटनाशक डाला जाएगा तो हवा का, भूमि का भी प्रदूषण नहीं होगा और जल का भी प्रदूषण नहीं होगा। जैविक कीटनाशक का आपको हेडिंग दिया है। जैविक कीटनाशक में क्या होता है? जीवाणु, कवक आदि से प्राप्त की गई फसलों पर स्थित जंतु और रोग जंतु का नाश करने वाले द्रव्य बनाए जाते हैं। इन जीवाणु में जो टॉक्सिन्स, जो विषैला, जो रोग कारक जीवाणुओं के लिए जो विषैला पदार्थ होता है, टॉक्सिन्स, सीधे इन वनस्पतियों में डाला जाता है। तो कीटक जो इन वनस्पतियों को खाते, जो इनको नुकसान पहुंचते हैं, वह इनके लिए वह विषैला होता है। तो जब कीटक इन वनस्पतियों को खाते हैं तो उस विषैले पदार्थ से उनको मृत्यु हो जाती है, विषाणु इस तरह, यानी इस तरह कह सकते हो कि वनस्पतियां जो है अपने आप को रोगों से लड़ने में मजबूत बना लेती हैं। तो इस तरह बहुत सारे जैविक कीटनाशक है जिसका उपयोग करके वनस्पतियों को के रोगों से दूर किया जाता है,
उनको रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ाई जाती है, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जाती है। एक आपकी बुक में दिया है कि किण्वन की क्रिया द्वारा एक उप उत्पाद बनता है स्पाइनोसाइड। यह एक तरह का जैविक कीटनाशक है, खेती में यूज किया जा सकता है, उपयोग में लाया जा सकता है। तो इस तरह आपने देखा कि सूक्ष्मजीवों का सभी क्षेत्रों में उपयोग है, बहुत से उत्पाद बनाने में, प्रदूषण भी नियंत्रण करने में भी, खेती में भी। तो आजकल ये टेक्नोलॉजी है या जो तकनीक है आजकल बहुत कारगर साबित हो रही है हर क्षेत्र में। तो इसी तरह आपका ये चैप्टर क्या होता है, खत्म होता है। ओके, थैंक यू।